हेलो फ्रेंड्स। तो आज देखते हैं गेट 2019 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन। इसके पहले हमने गेट 2021 2020 के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देखे। तो इस सीरीज़ में 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में कह रहा है A 6-pulse thyristor bridge rectifier is connected to a balanced 3-phase 50 Hz AC source. Assuming that the DC output current of the rectifier is constant, the lowest harmonic component in AC input current. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि थायरिस्टर रेक्टिफायर है जो 6 पल्स है। 6 पल्स का मतलब है कि 3 फेज हम इसको इनपुट दे रहे हैं। लोड ऑब्वियसली ऐसा कहा है, डीसी आउटपुट करंट क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि लोड है जो हाईली इंडक्टिव है, तो इसका आउटपुट करंट कैसा आ जाएगा, एक कांस्टेंट की दिया ही हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है जो इनपुट करंट है, एसी इनपुट करंट, उसमें लोएस्ट हार्मोनिक्स कौन सा प्रेजेंट होगा। तो अगेन इसका थोड़ा सा आइडिया अगर आपको हो कि जब हम एसी करंट को प्लॉट करते हैं, जैसे कि कोई भी 3 फेज होते हैं ना, आर वाई बी, 3 फेज के लिए 3 होता है। तो अगर आप आई आर, आई वाई या आई बी को प्लॉट करेंगे करंट को, तो किस तरह का वेव फॉर्म आता है, कुछ ऐसा वेव फॉर्म आता है। ये पल्स जो होता है 120 डिग्री के लिए पॉजिटिव, ये 120 डिग्री के लिए पॉजिटिव, ये 0, फिर 120 डिग्री के लिए नेगेटिव, अगेन ऐसे ही 120 के लिए पॉजिटिव, और यहाँ पे कहीं ये पाई होता है। तो ये इनपुट करंट का वेव फॉर्म कुछ ऐसा आता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेसी स्क्वायर। क्या बोलते हैं, क्वेसी स्क्वायर। ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि ऐसे जो क्वेसी स्क्वायर वेव होते हैं, इनका फोरियर सीरीज जो है ना आपके दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये कई जगह आता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि PWM इन्वर्टर हुआ, वहाँ पे भी ये आता है। क्वेसी स्क्वायर जो 3 फेज का इनपुट था, वहाँ भी आता है। तो आपको इसका फोरियर सीरीज पता होना चाहिए। तो हमने लास्ट क्लास में देखा ही था कि फोरियर सीरीज क्या आता है। तो टाइम डोमेन में इसको आप कन्वर्ट करोगे तो फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है, आपको दी है 50 हर्ट्स। इसका फॉर्मूला क्या है, सपोज ये वैल्यू जो है ये आई नॉट है, इसकी पीक वैल्यू आई नॉट है, और नेगेटिव पीक जो है माइनस आई नॉट है। तो इसका जो फोरियर सीरीज आएगा 4 I0 डिवाइड बाई n पाई साइन n इंटू डी एंड साइन n ओमेगा टी, ये आता है। और जो n की वैल्यू होती है वो ऑड होती है, ऑड मतलब 1 3 5 ऐसा। तो इसमें आपको पूछा है कि लोएस्ट हार्मोनिक कौन सी, ये फॉर्मूला आपने देख लिया। तो पहले आप n की वैल्यू को रखोगे 1, तो यू विल गेट समथिंग, फिर 3 रखोगे, फिर 5 रखोगे, इस तरह से ऑड नंबर की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज़ देखने के लिए है कि यहाँ पे d का क्या मतलब है। क्लास में बताया था मैं कि जो भी पल्स लेंथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, 2D, यानी कि 2D इक्वल्स टू 120 डिग्री होगा यहाँ पे। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3 या 60 डिग्री। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 4 I0 डिवाइड बाई पाई साइन n की वैल्यू, ये d की वैल्यू मैं यहाँ पे π/3 रख दूँ, d की जगह π/3 रख दूँ। तो जब n इक्वल्स टू आप 1 रखोगे, n इक्वल्स टू 1 रखोगे, तो आपको IR1 मिलेगा, जो कि क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। ऑब्वियसली n इक्वल्स टू 1 रखोगे, ये कुछ जीरो नहीं होगा क्योंकि n इक्वल्स टू 1 होगा। लेकिन जैसे ही आप n इक्वल्स टू 3 रखोगे, उस केस में जो ये टर्म है साइन साइन 3π/3, ये क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो में किसी भी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करो, वो क्या टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस केस में जो IR3 होगा वो क्या होगा, जीरो। तो थर्ड कंपोनेंट तो जीरो है। ठीक है। पहला हमने देख लिया फंडामेंटल कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट जो है उसका जीरो है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ कंपोनेंट, क्योंकि हमें ऑड नंबर n की वैल्यू को ऑड रखना है। जब आप फिफ्थ रखोगे तो साइन 5π/3, n की जगह 5 रखो। बेसिकली क्या है, यही टर्म जो है आपका साइन ND वाला जो टर्म है, यही इसको डिसाइड करता है कि वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। क्योंकि 4I0 डिवाइड बाई n पाई तो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, साइन n ω2 ये भी कुछ वैल्यू देगा। लेकिन ये जो कंपोनेंट है, ये वाली जो वैल्यू है, यही डिसाइड करेगी कि
वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो इनपुट जो भी वेवफॉर्म है इसमें फंडामेंटल आएगा और थर्ड क्या होगा, नहीं आएगा। तो फिफ्थ को चेक कर लेते हैं, क्या फिफ्थ आएगा, कि ये नॉन जीरो है। ऑब्वियसली ये नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है इसका मतलब फिफ्थ हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही आगे भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें लोएस्ट, इस क्वेश्चन में पूछा है लोएस्ट हार्मोनिक्स कंपोनेंट, तो फंडामेंटल ये हो गया, ये थर्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो लोएस्ट हार्मोनिक्स क्या हो गया, फिफ्थ। तो फिफ्थ का मतलब 5F। फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो F से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी 250। तो आंसर का क्या हो जाएगा 250 हर्ट्ज। ओके, ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको कंक्लूजन बिल्कुल आएगा कि कोई भी क्वेसी स्क्वायर वेव है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी थ्री फेज रेक्टिफायर होगा, थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर या फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो भी इनपुट करंट है, इनपुट करंट में जो हार्मोनिक्स होगी वो कौन सी होगी, फंडामेंटल एक होगी, फिफ्थ हार्मोनिक्स होगी, एंड सो ऑन। तो लेस्ट हार्मोनिक्स कंपोनेंट क्या होगा 5 इंटू 250। थर्ड हार्मोनिक्स विल नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट में 2 बार आ चुका है, अगर आप देखेंगे गेट 29 का, इसके पहले भी गेट में एक बार ये आ चुका है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था। ओके, कैसी स्क्वायर का आप फोरियर सीरीज बिल्कुल ही दिमाग में रखें कि वो कई जगह बहुत हेल्पफुल होगा और आपको आंसर निकालने में बहुत ईजी होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, यहाँ पे इन्वर्टर का क्वेश्चन है, इज कंट्रोल्ड बाय यूनिपोलर PWM with 1 pulse per half cycle. For the fundamental RMS component of the output voltage is to be 75% of DC. ठीक है, the required pulse width in degree is, तो अगेन ये क्वेश्चन वही उसी टाइप से है, अगर हमने लास्ट में देखा भी PWM का वैसे स्क्वायर वेव, जैसे मैंने आपको वहाँ भी कहा कि आप अगर वैसे स्क्वायर वेव के बारे में जान लेते हो अच्छे से, उसकी पूरी एनालिसिस है, तो आपको कई जगह वो यूज़ आता है। तो यहाँ पे देखो डबल क्वेश्चन ही पूछ लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, पहली चीज़ क्या है कि इन्वर्टर है, एक सिस्टम है जो इन्वर्टर है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इस तरह बोल रहे हैं, इन्वर्टर अगर VSI है मतलब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, तो सोर्स क्या होगा, एक वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज सोर्स का मतलब वोल्टेज, इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, लेट सपोज VS सोर्स वोल्टेज हम ले लेते हैं। ठीक है, जो भी लोड लगाओ, लोड कुछ हो सकता है, कोई भी लोड हो सकता है। ओके, तो ये कह रहा है कि यूनिपोलर पल्स विद मॉड्यूलेशन है एंड 1 पल्स पर हाफ साइकिल। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज जो इस लोड के क्रॉस है प्लस माइनस V आउटपुट कैसा आ जाएगा, वो आएगा आपका, अगर ये T है, ये T/2 है, दिस इज T/2, दिस इज T, तो V आउटपुट कैसा आएगा कि 1 पल्स पर हाफ साइकिल, मतलब हाफ साइकिल ये हुआ, इसमें आपको पर पल्स मिले, एक पल्स मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली जिसने PWM थोड़ा पढ़ा होगा उसको ये आइडिया आ रहा होगा कि पल्स विद मॉड्यूलेशन में आउटपुट वेवफॉर्म इस तरीके से आती है। ठीक है, और इस समय जो आउटपुट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, VS, या फिर निगेटिव में जो आएगी वो क्या आएगी, -VS। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पल्स विद। अब ये कह रहा है फॉर फंडामेंटल RMS कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी इस आउटपुट वोल्टेज की जो फंडामेंटल वैल्यू है इस 75%, मतलब 0.75 ऑफ DC सोर्स वोल्टेज। तो आपको ये पूछना है कि ये जो पल्स विथ है, इस पल्स विथ की कितने पल्स विथ रिक्वायर्ड होगी, कितना इसका डिग्री में कितना पल्स विथ होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे कि लास्ट में हमने देखा कि इसको हम क्या बोलते थे 2D, और इसके लिए अगर हम फोरियर सीरीज लिखते हैं तो क्या आता है V आउटपुट, मैं फिर से लिख देता हूँ, समीशन ये एकदम आपको दिमाग में आना चाहिए, पीक वैल्यू VS है डिवाइड बाई n पाई साइन ND साइन n ओमेगा t। यहाँ पे n क्या है, n ऑड होगा जो कि 1 3 5 एंड सो ऑन। d की वैल्यू क्या है, इसका पल्स विथ जो है उसकी हाफ वैल्यू, एंड साइन n, एंड यहाँ पे फिर से वो हार्मोनिक जो भी है 135, एंड दिस ओमेगा इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, मतलब अगर ये t है तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा विल बी 2 पाई बाई।
यहाँ से इस तरफ से निकालोगे, क्योंकि हमें इससे मतलब अभी नहीं, हमसे बस ये बोला हुआ है कि आउटपुट जो है आपका उसमें जो फंडामेंटल कंपोनेंट है, मैं यानी कि एन इक्वल्स टू वन पुट कर दूँ तो व्हाट यू विल गेट वी ओ वन, कैसा आ जाएगा, एन इक्वल्स टू वन रखोगे तो 4 वी एस डिवाइड बाई पाई साइन डी और साइन ओमेगा टी। देखो 4 वी एस बाई पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, साइन डी क्या है, डी की वैल्यू कुछ भी रखोगे आप तो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये पूरा एक कांस्टेंट है, ये पूरा एक कांस्टेंट हो, उसमें साइन का मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरीके से ए साइन ओमेगा टी वेयर ए इज द दिस वैल्यू, तो इसका आरएमएस कितना होगा, वी कैन राइट ना वी ओ वन टी का जो आरएमएस आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है ना फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू, यहाँ भी लिख सकते हो वी ओ वन का आरएमएस इज इक्वल्स टू ए बाई रूट टू, किसी भी साइन वेव का आरएमएस क्या होता है, उसकी पीक वैल्यू डिवाइड बाई रूट टू, सो वी कैन राइट 4 वी एस साइन डी डिवाइड बाई पाई, ये तो एक ही वैल्यू हो गई, एंड डिवाइड बाई रूट टू, ये वैल्यू कितनी दी हुई है 75% ऑफ 0.75 ऑफ वी एस, यहाँ से वी एस और वी एस कैंसिल हो गया, तो साइन डी कितना आ गया, साइन डी इक्वल्स टू 0.75 इंटू रूट टू डिवाइड बाई 4, और पाई भी आ जाएगा यहाँ, पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलसी से आप देख लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, दैट इज 0.75 इंटू रूट टू इंटू पाई डिवाइड बाई 4 एंड साइन इनवर्स, यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 56.41 डिग्री, तो ये डी की वैल्यू है, तो पल्स विड्थ कितनी होगी, अगर डी की वैल्यू आपको मिल गई है तो पल्स विड्थ कितनी होगी 2D, तो इसमें आप इंटू टू कर दीजिए इंटू टू, तो कितना आ गया 112.8, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको फोरियर, देखिए आप अभी हमने 2 साल के पेपर देखे, उसमें ही इसके 3-4 क्वेश्चन मिल गए हमें, किसका, ये क्वेसी स्क्वायर वेव का, तो आपको ये अगर ये फोरियर का फॉर्मूला याद है ना, फोरियर सीरीज का, अब वैसे याद हो जाएगा अगर आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे, तो ये मेमोराइज आप करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मूविंग, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या कह रहा है कि अ डीसी डीसी बक कन्वर्टर ऑपरेट्स इन कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, ओके, इट हैज़ 48 वोल्ट इनपुट वोल्टेज and it feeds a resistive load of 24 ohm. The switching frequency of converter is 250 Hz. If the switch on duration is 1 millisecond, then what is the load power? तो यहाँ पे आपको डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, जैसा कि मैं बोलूँ सर्किट क्या होगा डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर का, एक यहाँ पे सोर्स, एक फ्रीव्हीलिंग डायोड, और यहाँ पे एक स्विच, ये इंडक्टर और कैपेसिटर, और कोई भी लोड, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टिव लोड दिया हुआ है तो ये रेजिस्टिव, तो ये एक टिपिकल सर्किट होगा किसी भी बक कन्वर्टर का, राइट। बक कन्वर्टर मैंने आपको क्लास में एक बार बताया था कि आप किसी भी सर्किट में, ये बक कन्वर्टर में तीनों, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट का एक आप टेबल बना के रख लो, सर्किट भी आपको तुरंत बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो वी एस आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आएगा, और ये दिया हुआ है 24 ओम, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द लोड पावर, पी लोड कितना है, ये आपको निकालना है। तो चूंकि रेजिस्टेंस है, अगर आपको इसमें कहीं भी करंट मिल जाए और यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, या फिर वी स्क्वायर बाई आर कर सकते हो, या आई नॉट स्क्वायर इंटू आर कर सकते हो। तो मैं पी लोड क्या बोल रहा हूँ, वी नॉट इंटू आई नॉट, चूँकि यहाँ पे डीसी बन जाएगी, डीसी का मतलब क्या हो जाता है कि वी नॉट की एवरेज वैल्यू इंटू आई नॉट की एवरेज वैल्यू, इन दोनों का एवरेज आप ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, लोड पावर। तो अब डीसी डीसी बक कन्वर्टर में आप इधर देखिए, वी आउटपुट एवरेज कितना आता है आपको पता है, ये बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज डी इंटू वी एस, डी इज द ड्यूटी साइकिल और वी एस इज द सोर्स वोल्टेज की वैल्यू। सो डी क्या होता है, डी इक्वल्स टू टी ऑन डिवाइड बाई टी इंटू वी एस। सो टी ऑन बाई टी कितना, टी ऑन आपको दिया हुआ है 1 मिली सेकेंड, सो 1 मिली सेकेंड, और टी ऑन कितना है 1 अपॉन टी ऑन दिस इज इंटू एफ, 1 अपॉन टी इक्वल्स टू एफ, तो यहाँ पे 250 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू वोल्टेज
सोर्स वोल्टेज कितना है 48 ये कितना होगा मिली सेकेंड से 0.1/4 1/5 दिस विल बी 12 वोल्ट। तो वी आउटपुट एवरेज आपकी वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 12 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट एवरेज वैल्यू है तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो आपको आई नॉट एवरेज मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा 12 वोल्ट डिवाइड बाई द रेजिस्टेंस इज 24 ओम। यहाँ से कितनी आ जाएगी 0.5 एम्पियर। तो पावर कितनी आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन है, पी आउटपुट कितना आ गया वी नॉट इंटू आई नॉट दैट विल बी 0.5 इंटू 12 इक्वल्स टू 6 वाट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 6 वाट विल बी द आंसर। छोटा सा आपको लॉजिक लगाना था, यू विल गेट द आंसर इन दिस केस। ओके ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन पावर सिस्टम, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। In this question, a DC-DC boost converter. The duty ratio is controlled to regulate the output voltage at 48, मतलब आपको आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है 48 वोल्ट। ठीक है, द इनपुट वोल्टेज ऑफ डीसी इज वी सोर्स या इनपुट दैट इज 24 वोल्ट। द आउटपुट पावर पी आउटपुट आपको गिवन है दैट इज 120 watt. The switching frequency of switching is given 50 kilohertz. Assume ideal component and very large output filter capacitor. The converter operates at the boundary condition between the continuous and discontinuous conduction. The value of boost inductor will be, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बाउंड्री ऑफ डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस का है। तो बाउंड्री ऑफ डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है कि इंडक्टर करंट का हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इंडक्टर करंट का ग्राफ कैसा होता है, नॉर्मली क्या होता है इंडक्टर करंट विल बी एक इसकी एक एवरेज वैल्यू होती है। अगर आपने पढ़ा हुआ आई यहाँ पे मान के चल रहे हो आप पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, या फिर हम जो एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन है। तो इंडक्टर करंट की कुछ एवरेज वैल्यू होती है और इसके ऊपर ये ऐसा इस तरीके से रिपल करता है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बाउंड्री ऑफ डिसकंटिन्यूअस है, तो जैसे जैसे आप इंडक्टेंस की वैल्यू को कम करते जाएंगे वैसे क्या होगा, ये ग्राफ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से, मतलब ये नीचे आने लगेगा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे ये थोड़ा नीचे आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें और वैल्यू इंक्रीज करोगे, एल की वैल्यू को और डिक्रीज करोगे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और एक वैल्यू ऐसा है कि जस्ट ये ऐसा जाके ये जस्ट इसको हीट करेगा और तुरंत ही फिर दूसरी साइकिल शुरू होगी, ये जस्ट हीट करेगा। इस कंडीशन को आप बोलते हो बाउंड्री ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। जैसे मैं फिर से बनाता हूँ, ये कंडीशन कौन सी होती है, जब आप करंट को राइज करते हैं, जब स्विच ऑन होता है करंट राइज होती है, उसके बाद करंट डिक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीज उस पॉइंट तक होती है जब तक आपका दूसरा टी ऑन स्टार्ट ना हो। ये टी है, ये टी ऑन होता है, तो दूसरा टी ऑन यहाँ से फिर से स्विच ऑन हो गया, तो आपको ये क्या बोलेगा कि जस्ट यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ, लेकिन अगर इंडक्टेंस की वैल्यू को आपने कम या ज़्यादा कर दिया तो ये क्या डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वेव फॉर्म ऐसे आएगी, किसी भी जब भी बात की जाएगी डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस के बाउंड्री की, तो उस केस में इंडक्टर करंट की कुछ वैल्यू इस तरीके से है। तो बूस्ट कन्वर्टर में सर्किट कैसा होता है, पहले ये भी बना लेते हैं हम साइड में। बूस्ट कन्वर्टर में सर्किट क्या होता है, एक स्विच यहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर है ना, बूस्ट कन्वर्टर में यहाँ पे इंडक्टर होता है और एक स्विच होगी, यहाँ पे एक सोर्स वोल्टेज। पहले ये स्विच ऑन रहेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर एंड एक लोड। इंडक्टर करंट में इस आईएल की बात करते हैं, इस आईएल, और इसमें जो फ्री व्हीलिंग इसमें एक डायोड लगा होता है, वो डायोड कैसा होगा इस तरीके से। स्विच ऑन होगा तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगी इसमें, और जब स्विच ऑफ होगा तो डायोड के थ्रू फ्लो करेगी। तो ये सर्किट होता है बूस्ट कन्वर्टर का। ओके, अब बूस्ट कन्वर्टर कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो पता होगा आपको, हम वो देख भी लेंगे, बट हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द इंडक्टर वैल्यू, राइट। इसमें इंडक्टर करंट जो होता है आई एल, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है
आई नॉट एवरेज डिवाइड बाई 1 - डी, ये आती है इंडक्टर की एवरेज करंट वैल्यू। और इस प्लॉट में अगर मैं इंडक्टर की एवरेज करंट दिखाऊं तो ये इसके बीच में लाई करेगा, मतलब दिस इज आई एल एवरेज। ऑब्वियसली इसके बीच में कुछ एवरेज वैल्यू लाई करेगी। सो व्हाट इज द आई आउटपुट? आई आउटपुट अगर आपको मिल जाए तो आपको आई आउटपुट मिल गया और ड्यूटी साइकिल मिल जाए तो आप आई एल एवरेज निकाल लेंगे। आई एल एवरेज निकाल लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ से आप इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्टली हाउ कैन वी फाइंड आई नॉट? तो यहाँ पे पी आउटपुट आपको गिवन है। पी आउटपुट जो होता है वो क्या होता है? वी आउटपुट इंटू आई आउटपुट। सो पी आउटपुट इज 120 एंड पी आउटपुट इज गिवन 48 इंटू आई नॉट। सो दिस वैल्यू इज द 120 डिवाइड बाई 48 इक्वल्स टू आई नॉट। सो 12 मतलब आई नॉट आ गया 2.5 एम्पियर। अगर 2.5 ये एम्पियर आ गया तो आई एल एवरेज कितना है? 2.5 डिवाइड बाई 1 - डी। सो 1 - डी की वैल्यू कितनी आती है? इस क्वेश्चन में अगर आप देखो वी आउटपुट और वी इनपुट में रिलेशन क्या होता है? सो वी आउटपुट इक्वल्स टू वी इनपुट डिवाइड बाई 1 - डी। तो बेसिकली 1/1 इक्वल्स टू सिंपली वी आउटपुट डिवाइड बाई वी एस। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25, यहाँ से बाउंड्री बना देते हैं, 2.5 इंटू वी आउटपुट डिवाइड बाई वी एस, दैट विल बी वी आउटपुट 48 और वी इनपुट इक्वल्स टू 24। तो 24 48 डिवाइड बाई 24 इज 2 एंड 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वैल्यू गोज टू 5 एम्पियर। सिंपल है, आप इसमें कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मैंने 48 यहाँ से उठाया और 24 यहाँ से उठाया और ये 1 डिवाइड बाई 1 - डी को कैलकुलेट किया, जस्ट उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हमें आई एल एवरेज मिल गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। बाकी सबको हटा देते हैं, सबका भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ से इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपको सर्किट एनालिसिस थोड़ा सा आना चाहिए कि बूस्ट कन्वर्टर जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो बूस्ट कन्वर्टर क्या है? ये आपका जो स्विच ऑन जब रहेगा तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? वी एल इक्वल्स टू वी एस। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंडक्टर करंट कैसा आता है? इंडक्टर करंट इक्वल्स टू वी एल डिवाइड बाई एल इंटू टी, ऐसा आता है। तो वी एल की वैल्यू कितनी होगी? जस्ट वी एस, जब स्विच ऑन है तो वी कैन से आई एल टी इक्वल्स टू वी एस बाई एल इंटू टी। और ये टी कब तक ऑन है? टी ऑन तक। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ऑन? टी ऑन इक्वल्स टू डी इंटू टी। अगेन आपको टी ऑन निकालना है तो डी इंटू टी करना पड़ेगा। डी इंटू टी क्या होगा? डी आपको पता है, यहां से निकाल सकते हैं, 1 - 1/d इक्वल्स टू वी आउटपुट इज 48 और ये डिवाइड बाई 24, दिस इज 2। सो 1/2 इक्वल्स टू 1 - डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी इज 1/2। सिंपल सिंपल, इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। तो डी की वैल्यू मिल गई 1/2 और टी इक्वल्स टू व्हाट? 1/f। फ्रीक्वेंसी में 50 किलोहर्ट्ज दी हुई है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सो दिस इज 0.5 इंटू 1/f, दैट इज 50 kilohertz. So this value is 0.1 millisecond divided by 100 डिवाइड बाई 10। ठीक है, 5 से ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 10 मतलब 0.01 मिली सेकेंड। और वी कैन से इन माइक्रो सेकेंड दिस वैल्यू विल बी टी ऑन will be 100 microsecond. Isn't so? Sorry, 10 microsecond, no? 10 microsecond, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे so this value goes to 10 microsecond. तो 10 microsecond is t on. तो यानी कि ये t on तक अगर ये हमारा vs/l है, दिस स्लोप इज vs/l, ये स्लोप ही है। करंट का इक्वेशन हमने लिखा vs/l और t on तक मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वाली पीक वैल्यू मिल जाएगी। बट हमें निकालना क्या? आई एल एवरेज को। आई एल एवरेज इसके बीच में कहीं लाई करेगा। सो वी कैन से आई एल एवरेज इज नथिंग बट वी एस डिवाइड बाई एल इंटू टी ऑन। टी ऑन अगर आप केवल यही करते हो तो ये आप पीक वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ये जो एवरेज होती है जस्ट इसके बीच में लाई करती है तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 2 भी कर देंगे। तो
ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये चीज़ को मैं हटा देता हूँ एक बार। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा लिंक, आप कैसे कैसे लिंक कर रहे हो एक एक चीज़ को, वो इंपॉर्टेंट है। सो 5 इक्वल्स टू वी एस इज 24 डिवाइड बाई एल, जो आपकी वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज टी ऑन 10 माइक्रो सेकेंड एंड डिवाइड बाई 2। ओके, सो दिस वैल्यू गोज टू एल इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाई 10 माइक्रो हेनरी। सो दिस इज 24 माइक्रो हेनरी। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 माइक्रो हेनरी। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा। इसमें कई सारी चीज़ें दी गई थी और सबसे कैसे कैसे आपको निकालना है, कैसे कैसे चीज़ें क्लियर करनी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिंक कैसे करना है, लाइक आपको पी आउटपुट दिया है तो हाउ कैन यू यूज़ दिस थिंग, वी एस दिया हुआ है, वी आउटपुट दिया हुआ है, तो किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यूज़ करने के बाद कई बार क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा, बहुत लोगों को ये फॉर्मूला भी याद होता है। तो एनीवे अगर फॉर्मूला आपको याद है तो उससे कर सकते हो। मैंने ये पूरा कंसेप्ट इसलिए बताया कि आपको ये पूरा रिवीजन भी हो जाए, कल को इसमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछा तो उसको आप क्रैक कर पाओ। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी डायरेक्ट जा सकते हो, नो इशू। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कह रहा है ए फुल्ली कंट्रोल्ड 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर इज सप्लाइड बाई, यानी कि कन्वर्ट बना लेते हैं, साथ साथ बनाते चलते हैं। फुल्ली कंट्रोल्ड मतलब एक थाइस्टर है और यहाँ पे 3 फेज इनपुट आ रही है और दिस वैल्यू इज 415 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज। इसी सप्लाइंग है कांस्टेंट करंट लोड, यानी कि जो भी लोड है उसमें क्या करंट जा रही है, एक कांस्टेंट करंट जा रही है। आई नॉट कैसा है, एक कांस्टेंट करंट जिसकी वैल्यू कितनी है 100 एम्पियर एट 400 वोल्ट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज इज 400 वोल्ट टू ए डीसी लोड है। एज्यूम दैट लार्ज इंडक्टर, ऑब्वियस है कि अगर लार्ज इंडक्टिव लोड है तभी ये कांस्टेंट करंट है। इसमें एंड ओवरलैपिंग एंगल को निगलेक्ट करने को बोला, यानी कि म्यू को भी आपको क्या लेना है, जीरो लेना है। ठीक है, ओवरलैपिंग एंगल का लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था गेट 2021 का। ठीक है, आर एम एस वैल्यू ऑफ द ए सी लाइन करंट इन एम्पियर। अगेन अगर आपने पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा हो तो उसको भी आप तुरंत कर सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने किया था तो एक इनपुट करंट का, लाइन करंट जो है उसका वेव फॉर्म बनाया था, मतलब आई आर का वेव फॉर्म बनाया था ऐसा, याद है? यानी कि ये वैल्यू कितनी थी उसमें 120 और ये 120। सो 120 और ये वैल्यू कितनी थी आई नॉट, और यहाँ पे सिंपली माइनस आई नॉट। तो आपको इसका आरएमएस निकालना है, टोटल आरएमएस, फंडामेंटल ये कुछ ऐसा नहीं बोला है। द आरएमएस वैल्यू एसी लाइन करंट इन एम्पियर। इसका मतलब क्या है, इसका आरएमएस क्या आता है, आई नॉट इंटू रूट ऑफ 240 जो नॉन जीरो वेव फॉर्म है डिवाइड बाई टोटल वेव फॉर्म दैट इज 360। ये क्या आ जाएगा, आई आर का इनपुट जो है उसका आरएमएस। सो आई नॉट की वैल्यू कितनी है आपको दिया हुआ 100 और ये कितना आएगा रूट ऑफ 2/3। रूट ऑफ 2/3 कितना होता है 0.816, तो यहाँ से आ जाएगा 81.6 एम्पियर। तो ये आरएमएस का सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये चीज़ पता है और ये आपके दिमाग में है यू कैन ईजिली सॉल्व। ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, क्वेश्चन नंबर 55, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल थाइस्टर कन्वर्टर इज यूज टू ऑब्टेन ए एवरेज वोल्टेज ऑफ 180। इसका मतलब क्या है, बना लेते हैं। एक कन्वर्टर है, फुल्ली कंट्रोल है, मतलब यहाँ पे थाइस्टर है और इसको हम सिंगल फेज सोर्स से दे रहे हैं, सिंगल फेज सोर्स से दे रहे हैं। ऑब्टेन एन एवरेज वोल्टेज 180, यानी कि यहाँ लोड है, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना है 180 वोल्ट। एंड द कांस्टेंट करंट, यहाँ पे जो आई नॉट करंट आ रही है वो कांस्टेंट है एंड उसकी वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर। ओके, 10 एम्पियर। निगलेक्ट द सोर्स इम्पिडेंस, मतलब एल एस को क्या मिलेना है, सोर्स इम्पिडेंस जीरो, इसका मतलब म्यू क्या आ जाएगा, वो भी जीरो आ जाएगा। द पावर फैक्टर, द पावर फैक्टर ऑफ एसी मीन्स, मतलब इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट ये है आपका, एसी साइड ही क्या होता है, इनपुट होता है। तो इनपुट पावर फैक्टर आपको बताना है क्या, तो सिंगल फेज में इनपुट पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, या किसी भी चीज़ में आपको इनपुट पावर निकालना है तो कैसे करेंगे। इनपुट पावर फैक्टर क्या लिखते हैं, वी इनपुट की आरएमएस वैल्यू, आई इनपुट करंट की आरएमएस वैल्यू इनटू इनपुट पावर फैक्टर इक्वल्स टू पी आउटपुट। आप निकाल लो, सिंपल है। व्हाट इज इन दिस केस पी आउटपुट,
पी आउटपुट कितना आ जाएगा? पी आउटपुट विल बी सिंपली 180 इंटू 10 और आईपीएफ आपको निकालना ही है। व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज आरएमएस? आपको दिया है 230 वोल्ट, यानी कि 230 वोल्ट। जैसे कभी भी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिखा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? ये इटसेल्फ इन आरएमएस है ना, ठीक है। व्हाट इज द आई इनपुट आरएमएस? आपको पता है कि सिंगल फेज में इनपुट करंट कैसी होती है? इस तरीके से, और इसी वैल्यू क्या होती है? आई नॉट, यहाँ भी माइनस आई नॉट, ऐसा करके आएगा। तो इस केस में अगर आप ये देखते हो कि इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी, जैसे आई इनपुट ना, आई इनपुट, इसका आरएमएस क्या होगा? आई इनपुट आरएमएस विल बी, ऐसे वेव फॉर्म का आरएमएस क्या होगा? सिंपली आई नॉट ही आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 एम्पियर। तो यहाँ से आईपीएफ कितना आ जाएगा? आईपीएफ विल बी 180, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 230, सिंपल है। क्या आ जाएगा? 130, 230 डिवाइड बाई 180 इक्वल्स टू 180 डिवाइड 230 0.7826 आई पी एफ, ठीक है। इनपुट पावर फैक्टर आपका ये आ जाएगा। पावर फैक्टर का ये प्रॉब्लम है और काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम था। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को इन्वॉल्व करते हो तो ये इजी वे में आपका एकदम आ जाएगा। कोई भी तरीका, मतलब मतलब और एक और तरीका होता है जिसमें आप कह सकते हो कि फॉर्मूला बेसिस होता है। फॉर्मूला क्या होता है? आई पी एफ इक्वल्स टू 0.9 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। 0.9 इंटू कॉस अल्फा, ये भी इनपुट पावर फैक्टर आता है फॉर सिंगल फेज कांस्टेंट लोड, कांस्टेंट करंट लोड के लिए ऐसा आएगा। तो इस केस में आपको इनपुट पावर फैक्टर निकालने के अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अल्फा के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वी आउटपुट एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 VML डिवाइड बाई पाई इंटू कॉस अल्फा। यहाँ से आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। वो अल्फा कितना आएगा? वी आउटपुट एवरेज हमें पता है 180, सो 180 इंटू पाई डिवाइड बाई 2 इंटू 230, वी हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, RMS 230 है, तो √2 इक्वल्स टू कॉस अल्फा, ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपली 0.9 इंटू 180 पाई डिवाइड बाई 2 इंटू 230 √2, ठीक है। आप जब उसको सॉल्व करोगे ना, अगेन यू विल गेट 0.78, जो कि हमने पहले केस में निकाला। दोनों केस में आप निकाल सकते हो, कई बार इस चीज़ को निकालना आसान होता है, बट यहाँ पे पावर के साथ जाओगे तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा, इजली वे में आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा ये चीज़। बाकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स के। मिलते हैं गेट 2018 के प्रॉब्लम लेके, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।